गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1.1 के बारे में। 1.1 10th क्लास का मैथ है जिसका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। थोड़ा सा रियल नंबर पे अगर हम बात करें, क्या है रियल नंबर, तो जितने भी नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जितने भी नंबर्स के बारे में, पॉइंट वाला हो, रूट वाला हो, बट्टा वाला हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, इन सभी नंबर्स को रियल नंबर कहा जाता है। दैट मीन्स वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब इन वास्तविक नंबर से ही हम अलग अलग नंबर्स डिवाइड करते हैं, जैसे रेशनल नंबर हो गया या वो पॉइंट वाला हो गया, या जो भी नंबर्स आते हैं इसके बाद आते हैं, यानी जितने भी नंबर्स होते हैं सबको रियल नंबर कहा जाता है। और इसमें हमको पढ़ना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यानी यूक्लिड नामक मैथमेटिकस ने एक संख्या को डील करने के लिए, हल निकालने के लिए एक नया तरीका निकाला, जिसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। इसमें होता है क्या है कि दो संख्याएं होती हैं और दोनों संख्याओं के बीच मौसा निकालने का तरीका होता है। तो अक्सर होता है क्या है कि साइंस क्लास के, 10th क्लास के या कोई भी जो बच्चे होते हैं जब अपर क्लास में जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे आगे तो चले जाते हैं लेकिन वो छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको स्टार्ट करने से पहले, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को स्टार्ट करने से पहले आपको मौसा के बारे में बताया जाए। मौसा यानी महत्तम समापवर्त। मान लीजिए कि हमारे पास दो संख्या है 150 और 200, और इन दोनों के बीच मौसा ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने डिवाइडेशन विधि को लॉन्च किया था। हम लोग अक्सर फैक्टर मेथड पढ़ते हैं, आपको ही पता होगा फैक्टर मेथड जो छोटे क्लास में पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेशन मेथड से हम आपको बताएंगे पहले मौसा, इसके बाद 3 अगर अंक देता है, 3 संख्याएं देता है तो फिर उनके बीच मौसा कैसे निकालेंगे ये भी जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले दो संख्याओं वाला हम विचार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 200 और 150 है, तो बड़ी संख्या इसमें चुना जाता है कि बड़ी संख्या क्या है, 200 है। हम इस दोनों को इस तरह से लिखते हैं, उसके बाद साइड में 150 लिखते हैं। अब भाग देने का जो तरीका है, जो सिंपल प्रोसेस होता है भाग देने का, वही प्रोसेस होता है। 150 200 में डिवाइड करना है, एक बार ले जाएंगे इसको, 150 आएगा। फिर ये क्या करते हैं कि यहां चूंकि रिमेंस यानी आर जो है 0 नहीं है, इसी चीज को उन्होंने डिफाइन किया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर 0। जहां आर बराबर 0 होगा तब जाके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पे संतुष्ट होता है। लेकिन जब तक आर बराबर 0 नहीं होगा हम इस प्रोसेस को दोहराते रहते हैं। मौसम ये बताया गया है कि जब तक हमारा शेष 0 नहीं हो जाता है हम इस चीज को रिपीट करते रहेंगे। तो 150 यहां से उठ के यहां आ जाता है। अब कितना हो गया, 3 बार में ले जाएंगे, कट गया, यानी 200 150 का मौसा कितना होगा, इसको HCF बोलते हैं, 50 होगा। इसके अलावा थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 अंक दे दे, सपोज करिए यहीं पे अगर 300 दे दिया या 450 दे दिया, 150 200 450 का मौसा कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो गया, तो जो निकलता है, जो बचता है, यानी हमारा जो HCF निकलता है उससे इसको डिवाइड करते हैं, यानी 50 450, और ये 50 से ही टोटली 0 हो जाना चाहिए, तब जाके हमारा राइट आंसर होगा 50। तो करते क्या है, 9 बार में ले जाते हैं, आई होप कट गया, तो हमारा HCF कितना होगा 50। ध्यान रहे बच्चों, अक्सर अधिकतर बच्चों को हमने देखा है जो 10th में भी चले जाते हैं, 11th 12th में भी चले जाते हैं, जो बिहार सरकार के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। हम किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, बट हम जानते हैं कि हम लोग यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं सरकारी स्कूलों से, उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी पुअर है, क्योंकि बिहार सरकार ने, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बिहार सरकार ने शिक्षा से ध्यान हटा करके लेके चला गया है दारू पे। तो जिसका नतीजा कि हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद टीचर उसको इतने सारे काम दे देती है सरकार, जनगणना करो, ये करो, वो करो, तो सरकार, टीचर भी जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो 10th तक के बच्चों को भी चीजें समझने में बड़ी दिक्कत आती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा थोड़ा सा और बता देते हैं एक दो, जैसे मौसा निकालने का एक और तरीका, जैसे मान लीजिए कि फैक्टर विधि आप जानते हैं, गुणनखंड विधि इसको बोलते हैं। अगर 150 हो, 200 हो, 450 हो, इसको कैसे निकालते हैं,
150 को पहले कटाएंगे, जितना से भी कट जाए, आराम से कट रहा है 3 से। 23 को 2 से कटाएंगे 25, 23 को 5 से कटाएंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इक्का हो गया। फिर 200, HCF बता रहे हैं, 10th क्लास का सिलेबस नहीं है, छोटे क्लास में पढ़ना था। 2 से कटा रहे हैं 100, 2 से कटाएंगे 50, 2 से कटाएंगे 25, फिर 5 से कटाएंगे 5, यानी ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। 450 को ले लेते हैं, इसको कटाएंगे 5 मर्त में 90 आएगा, फिर 5 मर्त में 18 आएगा, फिर 2 मर्त में 9 आएगा, फिर 3 मर्त में तितरी खत्म। तो ये आएगा आपका 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, दिख रहा है यहाँ पे। तो हमको देखना होता है तीनों में कॉमन क्या है। इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है। तो 5 गुणे 5 तो हमारा HCF में सबसे पहले कंफर्म है, 5 गुणे 5। आप देखते हैं कि 3 इसमें है बट इसमें 3 नहीं है, इसमें है, इसको नहीं लेंगे। 1 2 इसमें है तो 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, तो गुणे में हम 2 ले लेंगे। टोटल कितना आएगा 50। तो चाहे आप फैक्टर मेथड से निकालें या डिवाइड मेथड से, आपका आंसर इतना ही आएगा। अब हम चलते हैं 1.1 का यूक्लिड विभाजन तरीके से कैसे हल करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया HCF के बारे में, जैसा कि आपने देखा, और HCF के बाद हमें लगता है कि अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको समझ में आएगा। तो सीधे आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो मेथड होता है, सिद्धांत है, वो ये है, A बराबर BQ प्लस R, जहां पे R का वैल्यू जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और इसका सिद्धांत है कि हमें 0 ला देना है, R का वैल्यू 0 ला देना है, और R का जो वैल्यू होता है B से हमेशा छोटा होता है, कभी बड़ा नहीं होता है। तो हमारा 1.1 का पहला जो सवाल है वो है 135 और 225, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच हमें HCF निकालना है, बट किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होगी उसको हम क्या करेंगे, A बराबर 225 मानेंगे, और छोटी संख्या को B मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या को B मानेंगे। तो एक साइड में हम रफ भी कर सकते हैं कि 135 को हम 225 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, एक बार में ले जाएंगे इसको, तो 5 एकम 5 और 13 एकम 13, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया, 3 गया 9, ये कट गया। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि यहां लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 2 to 5 इक्वल टू, हमने क्या किया, ये B वाला वैल्यू है, B में ये आपका Q हो जाएगा, तो 135 गुणे 1, 135 गुणे 1 प्लस में कितना आ रहा है 90। यानी हमारा, हमने क्या बताया कि R 0 होना चाहिए, यहां पे R 0 नहीं है, यानी चूंकि R नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसलिए अतः पुनः हम किसमें करेंगे, 90 और 135 में, पुनः 90 और 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब हम आगे प्रोसेस ले जाएंगे सेकंड चरण में। तो 135 यहां आ जाएगा, रफ में आप कर सकते हैं इसको, तो फिर 9 1 9, यानी 90 में करेंगे तो वही आएगा, शायद 4 राइट। यहां पे भी हमारा रिमेंडर 0 नहीं आया। फिर सब लिख सकते हैं यहाँ पे कि 135, और ऊपर लिखते हैं 135 इक्वल टू 90 गुणे 1 प्लस 45। यहां भी 45 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यहां लिख सकते हैं कि चूंकि R नॉट इक्वल टू 0, आप R भी लिख सकते हैं, या 45 नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो R नॉट इक्वल टू 0, अतः क्या करेंगे, पुनः अब 90 और 45 में करेंगे, अतः 45, 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 90 को लेकर चले आएंगे, 45 दूना 90 कट गया, से 0 आ गया, यहां लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ पे R क्या आ गया, चूंकि R बराबर 0, तो किस कंडीशन में R बराबर 0 आया, 45 से 90 में भाग देने पे, तो लिखेंगे कि R बराबर 0, इसलिए इसका 135, 225 का HCF कितना होगा, किस कंडीशन में 0 आया,
हमारा देखना होगा बी का वैल्यू क्या है, जो लास्ट में बी का वैल्यू आएगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इक्वल टू 45, इट इज आंसर। मुझे आशा है ये आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक इसी प्रकार से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं, 196,3822 तो यहाँ पे आपका वैल्यू ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, और मान करके सेम यही प्रोसेस सेम इसी मेथड से आपको डिवाइड करना, हल करना है। फिर तीसरा जो क्वेश्चन आ रहा है 867 और 22255। अब ध्यान देना है आपको, देखिए जो मैं पहले लिखा हूं इसका मतलब ये नहीं कि हम इसी को बी मानेंगे इसी को ए मानेंगे। जो संख्या बड़ी होगी, दो संख्याओं में से जो संख्या बड़ी होगी उसी को आपको ए मानना है। तो ऐसे कंडीशन में ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो 1.1 का जो 3 क्वेश्चन है, 1 लेसन का 1.1 का जो पहला का 3 क्वेश्चन है वो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मेहनत तो आपको भी करना होगा। अगर इसके बाद भी ये समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे बताने में जो दिक्कत आ रही है मैं उसको हल करने की कोशिश करूं। हो सकता है बहुत सारी बातें आती हैं जिससे आपको समझ में ना आए। वीडियो को पूछ करके आप सवाल को नोट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने बुक को सामने रख के पढ़िएगा, ज्यादा आसान रहेगा, कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहां p कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमको मानना होगा कि हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक ये है, यानी माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, मान लेते हैं a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो a बराबर 6q+1, 6q+3, 6q+5 है। अब जरा हम गौर करें कि अगर 6 से a में भाग देते हैं, a क्या है मुझे नहीं पता, हम यहां लिखेंगे कि यदि a को 6 से भाग दिया जाए तो r बराबर क्या क्या निकल सकता है, 0 भी निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 3 निकल सकता है, 4 निकल सकता है, यानी जो भी निकलेगा 6 से छोटा निकलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब होगा कि हमारा r का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 6 से छोटा है। क्लियर? अब आता है कि हमें जो दिया है, चूंकि क्या दिया है कि कोई पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का है। इसका मतलब है कि अगर किसी संख्या को, चूंकि 6 क्या है, सम संख्या है, तो किसी भी संख्या को अगर हम सम संख्या से भाग देते हैं और r विषम संख्या प्राप्त होता है तो डेफिनेटली यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनिएगा, यानी किसी भी संख्या को, आप एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लीजिए, अगर हमने 10 लिया और 10 को 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, 4, 0 दे दिए, पॉइंट दे दिए, 6 6 के 36, फिर 4, यानी 4 गिरता जाएगा। तो रिमेंस हमारा 1 3 तो नहीं ना आया, सम ही आया। एक दूसरा उठाते हैं, 7 लेते हैं, 6 से भाग दिए, 6 एकम 6, क्या आया, 1 आया। अगर 13 लेते हैं, 6 से भाग दिए, 6 दूना 12, 1 आया। अगर 15 लेते हैं तो 6 से भाग दिए तो 6 दूना 12 और 3 आया। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, सवाल भी यही पूछ रहा है हमसे कि दर्शाओ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसी रूप का होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी यहाँ पे 7 क्या है, 13 क्या है, 15 क्या है, यानी लिख सकते हैं कि अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a कोई विषम
धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर हो गया कि a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए हमारा r जो आ रहा है 1 3 5 है। क्लियर, यही पूछ रहा था कि आपको दर्शाना है कि एक विषम पूर्णांक है। तो कारण यह है कि रिमेंस जो हमारा आ रहा है, r का जो वैल्यू आ रहा है 1 3 5 आ रहा है, तो 1 3 5 7 9 ये तभी आएगा जब हमारा जो p का वैल्यू होता है वो विषम पूर्णांक होता है। तो ये था 2 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अभी आपने देखा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए, जब भी अधिकतम संख्या पूछेगा तो अधिकतम संख्या जब भी पूछेगा हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता है। यहां पे हमें जो दिया है कंडीशन 6 से 16 सदस्य हैं और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी का बैंड करना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इस सवाल के लिए मैं चाहूंगा कि आप खुद से कर सकते हैं इसको, कि 6 से 16 और 32 के बीच एचसीएफ निकाल देना है। ये सवाल लिटरेचर में थोड़ा बड़ा है, तो आपको ऐसा ना लगे कि बाप रे इतना बड़ा है। तो आपको खुद से करना है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं आना है, सिंपल है। चूंकि अक्सर होता है बच्चों के साथ कि वो भाषागत क्वेश्चंस को देख करके डर जाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा यहां से समझना होता है। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए, कभी भी आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान आंसर क्या होगा ये मैटर नहीं करता है। सबसे पहले जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, सामने वाला कह क्या रहा है, जब यही चीज आपको समझ में नहीं आएगा, आज जवाब क्या देंगे उसको। तो जरूरी है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। और अक्सर देखा जाता है मैथ में 90% बच्चों से पूछा जाता है कि आपका सबसे हार्ड विषय क्या लगता है। बच्चे जवाब देते हैं कि इंग्लिश हमारा हार्ड सब्जेक्ट है, मैथ हमारा हार्ड सब्जेक्ट है। बच्चों, होता क्या है कि हार्ड कुछ नहीं होता है, मतलब टॉप कुछ नहीं होता है। टॉप वही है जिसको आप नहीं जानते हैं। सिंपल है, आप गौर करिए। आपको मान लीजिए कि आप जहां पे हैं वहां से कहीं दूर आपको जाना है। सपोज करिए कि आप कभी वैष्णो देवी नहीं गए हैं, तो आपको किसी ने कह दिया कि आपको वैष्णो देवी जाना है, आपको अकेले जाना है। आई होप आपको पूरा ऐसा लगेगा, यार मैं अकेले कैसे जाऊंगा, कहां है वैष्णो देवी धाम, कौन सी गाड़ी पकड़ूंगा, कितना डिप्रेशन लगेगा आपको। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आपके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल से गूगल पे सर्च करके, मैप पे सर्च करके सारी जगह पे आप पहुंच सकते हैं। जरा फिर भी इमेजिन करिए कि जिनको वो चीजें नहीं आती हैं, अगर उनको ये कह दिया जाए अकेले वैष्णो धाम जाना है, कितना लगेगा उसको। लेकिन जो एक बार भी गया है, उनसे पूछिए वैष्णो धाम चलना है, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल है कि जब तक आप किसी चीज को जानते नहीं हैं तब तक वो आपके लिए हार्ड है। और मैथ मेरे हिसाब से सबसे छोटा सब्जेक्ट है। आप कभी मैथ को डीपली लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैथ सबसे छोटा सब्जेक्ट है। इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए मैथ को कभी आप सीरियस मत लीजिए। मैथ बहुत एकदम लाफिंग सब्जेक्ट है। जब मैं पढ़ता था छोटे क्लास में, इंटर क्लास में सॉरी, तो मैं गाना गुनगुनाते हुए मैथ बनाता था। हमारे मित्र लोग चौंक जाते थे, क्या सर, क्या राजेश, यार तुम तो गाना गा रहे हो, मैथ बना रहे हो। मुझे अच्छा लगता था मैथ बनाने में। तो चलिए सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल आपको यही था, तीसरा सवाल कि आपको एचसीएफ निकालना है, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे इसमें। चौथे सवाल पे हम चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब इसमें एक वर्ड आ गया वर्ग, कि वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहां पे संकेत भी दिया है, आप संकेत वो देख करके भी बना सकते हैं कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको मानना होगा, यहां पे आप मान सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब x के लिए हम मान सकते हैं, तब x बराबर यहां लिख सकते हैं 3q + 1 3q + 2।
अब हमको क्या दिखाना है कि m के लिए उतना बराबर हो। चलिए अब क्या करते हैं कि इसको वर्ग करते हैं, लेते हैं x बराबर 3 क्यूब, ठीक है। अब वर्ग करने पे लिखेंगे, ठीक है। तो वर्ग करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हम एक्स स्क्वायर इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर। अच्छा अगर हम लिखें यदि m बराबर 3 क्यू स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m हो सकता है कि नहीं। सवाल यही ना था कि दिखाइए कि धनात्मक वर्ग को भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो सिंपल है, अगर 3 क्यू स्क्वायर को हम m मान लेते हैं तो इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं। पहला का प्रोफेशन हो गया, वो पहला जो दिया था 3m, और दूसरा है 3m प्लस 1 के रूप में, तो फिर उसको भी करना होगा। थोड़ा सा इसको क्लीन कर सकते हैं। पुनः x बराबर 3 क्यूब प्लस 1, ये हो गया। अब वर्ग करने पे देखिए यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, ये आप जरूर करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि मैथ्स में आप कोई काम अकेले वन साइडेड नहीं कर सकते। मैथ में आप जो करेंगे दोनों तरफ का पलड़ा भारी इक्वल होना चाहिए। जोड़ते हैं तो दोनों तरफ, घटाते हैं तो दोनों तरफ, गुणा करते हैं तो दोनों तरफ, भाग भी करते हैं तो दोनों तरफ, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोनों तरफ हम वर्ग कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, इसको भी स्क्वायर करेंगे। और आपने पढ़ा होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब हम एक्स स्क्वायर इसको डैश करते लिखते जाएंगे, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू, इसको एक जगह लिख देते हैं, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर इसमें से हम क्या करते हैं, केवल 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू लिख सकते हैं, और प्लस 1। यहां अगर हम कहें कि यदि m बराबर 3 क्यू प्लस 2 क्यू अगर हम मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 होगा। दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि किसी भी संख्या को, सवाल यही था कि प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या m के रूप में भी होता है, तो हो जाएगा। सिंपल है, आपको कॉमन करके मान करके लिख देना है, क्योंकि m धनात्मक पूर्णांक है, दैट इज नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू, वो अलग दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो यहां लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखें, तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन, और इसी में जो 5वां क्वेश्चन है, यहां पे जो मैं वर्ग कर रहा हूं वहां पे आपको घन कर देना है, बस वर्ग के जगह पे घन कर देना है, मतलब पावर 3 कर देना है, और पावर 3 करके फिर लास्ट में कॉमन लेकर के आपको दिखा देना है कि वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आशा है कि 1.1 आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सीधे 1.2 के तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं 1.2। आप बुक अपने पास रखेंगे। 1.2 हमारा क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। बुक आपके पास होना चाहिए सामने। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, केवल अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से कटती है। यानी जो भी आपके पास दिया हुआ है, आप इसको इतना टुकड़े में बांट दें कि वो केवल अभाज्य संख्या ही बचे। तो आपको दिया है पहला क्वेश्चन का पहला 140, ठीक है। पहला क्वेश्चन का पहला है 140, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा 140 को डिवाइड करना है ऐसे, 70, 35 और 5 में ले जाएंगे, 7 5 35, यानी 140 के जगह पे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब कहने का मतलब
कि यहाँ पे जितना भी है 2 है 5 है 7 है, सभी क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये अपने आप से ही कटेंगे और 1 से कटेंगे, इसके अलावा दुनिया के किसी भी अंक से नहीं कट सकते। तो 140 को हमें अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख देना था, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। इसी तरीके से 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। आपको मैं एक थोड़ा सा बड़ा करके दिखा सकता हूं, बड़ा वाला, आपको ये लगे कि बड़ा वाला नहीं बन पा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। 3825 इसको हमें तोड़ना है। अच्छा, तोड़ते समय क्या देखना है आपको? 3825 में लास्ट वाला क्या है? जब भी बड़ा अंक आता है तो आपको देखना होता है कि लास्ट वाला क्या है। लास्ट वाला अगर 2 मैंने सम संख्या है तो निश्चित तौर पे 2 से कट जाएगा, सम संख्या से कट जाएगा, लेकिन 5 है 3 है तो 5 या 3 से ही ज्यादा कटने का चांसेस होता है, तो हम इसको 5 से कटाएंगे, ठीक है। अब देखिए 7 5 35, 35 3 दे दिया इसको, अब ये 32 हो गया, 3 दे दिया 32 हो गया। अब 32 5 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 6 5 30 कटेगा। अब 30 कटेगा, इसको 2 दे दिया तो 5 बचा। अब फिर यहाँ 5 या 25, अभी भी लास्ट में 5 है और 5 से कटेगा, तो यहाँ 15 5 75 हम लिख सकते हैं, 15 5 75, 1 दे दिया, 3 5 15। अब 1 से 53 है तो 3 से कट सकता है, 5 3 15, 1 अब ये 3 है तो 17 3 51, अब नहीं कटेगा 17, तो यहां लिख सकते हैं 3825 इक्वल टू 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 70। अब 5 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 17 हो गया, यही हमारा आंसर होगा। तो सवाल बड़ा हो या छोटा आपको आना चाहिए, जब आता है तो सवाल हल्का है, नहीं आता है तो टॉप लगेगा। और देखिए कोई पेट से सीख करके नहीं आता है, सबको यहीं पे सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया का ऐसा कोई इंसान जिसको भी आप कहते हैं कि वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, वो पेट से सीख के नहीं आते हैं, सब लोग यहाँ आकर के सीखते हैं। हाँ, सबका एक विजन होता है, एक गोल होता है, एक टारगेट होता है, और उसी टारगेट के अकॉर्डिंग लोग जब काम करते हैं और अपने लक्ष्य के पीछे जब भागते हैं तो मंजिल अपने आप लोगों को मिल जाती है। बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री आपने सुना होगा, सक्सेस लोगों की कहानियां भी आपने सुना होगा कि उनकी सफलता का राज क्या है। अभी आप अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं कि एक बार बीच में कैसे उनकी दिवालियां निकल गई थी। वो जो फिल्म बनी थी मर्द, और मर्द फिल्म के बाद लगातार उनकी सारी फिल्में फ्लॉप होने लगी थी। उसके बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मतलब लग ही नहीं रहा था। वैसा कहा जाता है कि नौकरों को देने के लिए भी घर में पैसे नहीं थे, 1500 के लिए भी अमिताभ जी तरसते थे। लेकिन बीच में आया एक, उन्होंने फिल्म बनाया मोहब्बतें, फिल्म में उनको काम भी नहीं मिल रहा था, बड़े अपमान भी सहने पड़े थे उनको। मोहब्बतें फिल्म में उनको जैसे तैसे काम मिला, मोहब्बतें फिल्म हिट हुई, और उसी बीच उनको केबीसी का शो मिल गया सोनी चैनल पे, और फिर से उन्होंने बाउंस बैक किया। कहने का मतलब यह है कि हालांकि ये टॉपिक तो मैंने मैथ से उठाया, बट कहने का मतलब है कि इंसान के जीवन में कठिनाइयां होना ये आम बात है। जिस दिन इंसान के जीवन में समस्याएं खत्म, उस दिन इंसान ही खत्म है। केवल एक ही जगह पे रहने वाले इंसान के पास समस्या नहीं है, वो है शमशान घाट में सोने वाले लोगों के पास। अगर आपको चाहिए कि मेरे पास समस्या न हो तो आपको फिर वही जगह मिलेगा, और केवल वही एक जगह है जहां पे इंसान के पास समस्या नहीं है। नहीं तो जीवन अगर मिला है तो समस्याएं तो होंगी, और उनसे जूझना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि बिना संघर्ष किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने कविता में भी कहते गए हैं। तो बहुत सारे इतिहासकारों की कहानियां आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन क्या है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये 1.2 का पहला क्वेश्चन के 2 एग्जांपल्स थे मैंने दिए, बाकी क्वेश्चंस आप खुद बनाएंगे। नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं उसको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। आगे देखता हूं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम है। चलिए, बड़ा सवाल आसान है, मैं तो हर सवाल को आसान कहूंगा क्योंकि मुझे आता है, बट बच्चों को हमेशा टॉप लगता है, तो ये थोड़ी सी मुश्किल है। आइए हम देखते हैं सवाल। 2 नंबर का सवाल है कि आपको संख्या दिया हुआ है, जैसे 26 और 91 है, तो हमको दिखाना है क्या, दिखाना है कि अगर ए और बी है कि ए गुणे बी बराबर ए का एचसीएफ गुणे
बी का HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। यानी करना क्या है कि हमें इन दोनों संख्याओं का पहले HCF निकालना होगा, LCM निकालना होगा, उसके बाद इनको गुणा करना होगा। अच्छा चलिए, माना A बराबर 26 और B बराबर 91, तो A गुणे B बराबर कितना होगा? 26 गुणे 91। अब गुणा करके लिख सकते हैं यहाँ पे 91 26 6 6 कम 6 9 छक 54 2 एकम 2 54 2 56 के 6 में 5 9 दूना 18 5 23, यानी हमारा कैलकुलेशन हुआ 2366। अब क्या करते हैं? HCF चलते हैं। HCF कैसे निकाल लेते हैं? 26 और 91 का कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हम फैक्टर मेथड से निकालें, डिवाइड मेथड से कोई दिक्कत नहीं। तो 26 दूना 52, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 5 गया 3, 26 3 हम ले सकते हैं ना, 36 18 के 8 में 2 6 1 7, तो हमारा आ जाएगा 11 में से 8 गया 3 और यहाँ 8 में से गया ये। अब यहाँ पे हम 26 को ले लेते हैं, तो 13 दूना 26 कट गया, तो हमारा HCF कितना निकला? 13। अब LCM की बात करते हैं, ठीक है। पुनः LCM कैसे निकालेंगे? तो 26 और 91, चलिए इसको कटाते हैं 13 से, 13 दूना 26 और 13 चौका 52, 13 7 91, ऐसा होता है ना, ये नहीं कटेंगे। 13 गुणे 2 गुणे 7, तो 13 और 14 में गुणा कर देते हैं, 13 और 14 में, तो 13 दंग का 130 143 हो जाएगा। नहीं कर लेते हैं, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 एकम 4 3 एकम 4 3 7 1 8 और 1 एकम 1 182 130 फिर चौका 52, ठीक है 182। अब हम क्या करते हैं? दिखा देते हैं, ठीक है। A क्रॉस B इतना आया, इसलिए HCF गुणे LCM कितना होगा? यानी ये हो जाएगा 30 गुणे 182, तो 30 और 182 में गुणा करना होगा हमको। चलिए 182 में 30 से गुणा करना होगा, 3 दूना 6 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2 3 एकम 3 2 5 2 एकम 2 18 एकम 18 6 8 4 2 6 8 5 13 के 3 हाथ में 1 23 से 46, यानी सॉरी 4 2 6 23 से 66, यानी कितना आ गया? 2366। यहां पे गौर करिए कि A क्रॉस B कितना आया था और HCF गुणे LCM कितना आया था, इसलिए A क्रॉस B इक्वल टू HCF गुणे LCM प्रूफ। ठीक है, हमारा सवाल क्या है, इसमें करना क्या है आपको? दो संख्याएं दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। दोनों संख्याओं को आपको A और B मान लेना है। अब बोर्ड पे देख सकते हैं, पहले दोनों को गुणा करना है, गुणा कर दिया आपने। अब दोनों संख्याओं का HCF निकालना है, दोनों संख्याओं का LCM निकालना है, और फिर HCF LCM को गुणा करना है, देखना है कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, और हर कंडीशन में बराबर होता है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का HCF और LCM, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी ये तो भाग विधि था, गुणनखंड विधि से कैसे निकलता है आइए देखते हैं। इस तरह का फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 और 21। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो 12 को हम खंडित करते हैं, 2 मर्त में कटेगा 6, 2 मर्त में कटेगा 3, यानी 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहां 15 को खंडित करते हैं, ठीक है, तो ये 5 मर्त में कटेंगे 3, यानी 15 बराबर आया 5 गुणे 3। यहां 21 को खंडित करते हैं 3 से 7, तो 3 गुणे, यहां लिख सकते हैं 21 बराबर 3 गुणे 7। देखना है कि तीनों में क्या है, जो तीनों में कॉमन होता है उसे एक बार लिया जाता है। तो 2 इसमें तो है, इसमें नहीं है। 3 एक बार इसमें है, इसमें भी 3 एक बार है, और इसमें भी 3 एक बार है। तो हमारा HCF क्या होगा, HCF बराबर 3। ठीक है, और LCM बराबर क्या होता है, जो तीनों में मिला उसको एक बार, और जो नहीं मिला उसको उतना ही, 2 गुणे 2 फिर 5 फिर
7 गुणा करिए, 7 5 35 दूना 70, 7 दूना 14 140, 14 3 42 420। तो ये हमारा HCF और ये हमारा LCM हो गया। तो फैक्टर विधि कह रहा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना, इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर कि आपको दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है, LCM भी, LCM ज्ञात करना है। दो संख्या दे दिया है, आपके सामने बुक होगा, आप देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। बाकी इसमें जितने क्वेश्चंस हैं आप इसी तरीके से डील करेंगे, एक एक सवाल में नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि देखिए मैथ में कोई जरूरी नहीं कि आप जितना क्वेश्चंस दिया हुआ है सारे क्वेश्चंस को बनाया जाए। मैथ का मतलब ही होता है कि वन टाइप क्वेश्चंस को एक बार कोई बता दे तो उसके आधार पे हम और क्वेश्चंस को बनाएं, तभी जाकर आपका रिवीजन होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है HCF 306, 657 इक्वल टू 9 और LCM 306, 657 इक्वल टू हाउ मच। यानी यहां जो 306 और 657 है ये हमारा संख्या हो गया। तो हम करेंगे क्या, मान सकते हैं A बराबर 306 और B बराबर 576, ठीक है, सॉरी 657 और HCF कितना दिया हुआ है 9, LCM बराबर हाउ मच, ये ना सवाल है जी। तो अभी आप जानते हैं कि A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM होता है। अभी हमने पीछे प्रूव भी किया, आपका 2 नंबर क्वेश्चन में प्रूव किया गया कि A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। तो यहां पे इस अकॉर्डिंग हमसे पूछ क्या रहा है, LCM पूछ रहा है। AB का वैल्यू दिया है 306 गुणे 657, ठीक है। थोड़ा सवाल देख लीजिएगा, अंक इधर उधर हो सकता है लिखने में। बराबर HCF कितना है 9 और LCM का हमें पता नहीं। अब आप जानते हैं ना ट्रांजैक्शन विधि जिसको बोलते हैं पक्षांतर, तो LCM हमको निकालना है, तो LCM को यहीं पे रहने दें, तो 306 गुणे 657 और बट्टा में 9। अब इसको कट कुट करेंगे तो 29 27 3 दे दिया, 9 चौके 36 कट गया। अब LCM में क्या करना होगा आपको कि 657 गुणे 34, ये आपका आंसर हो जाएगा, गुणा करके लिख देंगे, आपका आंसर हो गया। ये था 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए अंक 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहां पे प्राकृत संख्या की बात हो रही है कि प्राकृत संख्या 1 n के लिए, तो एक प्राकृत संख्या का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6। तो हमको क्या करना है कि संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो n की जगह पे हम बारी बारी से 1 2 3 4 5 करके देखेंगे, देखते हैं इसमें क्या आता है, ठीक है। फिलहाल इसको आप नोट करें। तो हम बात कर रहे थे 5 नंबर क्वेश्चंस की। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए जब जांचने की बात आएगी तो ये जरूरी नहीं कि हमको उसको प्रूफ करना है, जांचने वाला में प्रूफ नहीं करना होता है, जांचना होता है। तो हम देखते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं। इसका तरीका क्या है, सिंपल है कि यहां जो 6 के पावर n दिया है इसको हम थोड़ा सा 6 को तोड़ रहे हैं, तो 2 गुणे 3 होगा के पावर n। और देखिए जब किसी संख्या के गुणनफल में केवल 2 और 5 हो तो ही उनके जो अंक होते हैं वो 0 पर समाप्त होते हैं। क्या लिखेंगे कि चूंकि 6 के गुणनफल में 2, 3 है, जबकि 2, 5 होना चाहिए, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। हमको जांचना था कि 0 पे समाप्त होगा कि नहीं।
तो चूंकि हम इसको जब हल कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाई यहां 2 और 5 नहीं है, इसलिए कभी शून्य पे समाप्त नहीं होगा। अगला सवाल आता है कि संख्या, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है? तो जिस संख्या के गुणनफल में अभाज्य संख्याएं आती हैं वो भाज्य होता है, और जिसका गुणनखंड ही नहीं होगा वही तो अभाज्य है। व्याख्या करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? क्यों है भाज्य संख्या? सबसे पहले इसको लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। स्टॉप इट। तो हम क्या करेंगे, यहां भी 13 है, यहां भी 13 है, हम इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे, तो 7 गुणे 11 और प्लस में 1 बचेगा, क्योंकि यहां से 13 तो बाहर आ गया और यहां 1 बच जाएगा। तो यहां लिखेंगे 13 और ये मल्टीपल हो जाएगा 77 प्लस में 1, तो 13 गुणे 78 हल्ला नहीं। तो अब देखिए 13 भाज्य है लेकिन सॉरी 13 अभाज्य है लेकिन 78 क्या है? भाज्य है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि इसमें एक भाज्य है बाकी 78 अभाज्य है, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 क्या है? भाज्य संख्या है। ये हमको प्रूव करना था। इसके अलावा अभी ये हमको प्रूव करना है, इसी में हम कर सकते हैं यहां पे पुनः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है। तो यहां पे हमको देखना है कि इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, ठीक है, दोनों तरफ 5 है, सॉरी। तो 5 जब कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस में यहां बचेगा 1, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 5। अब हम इसको मल्टीपल कर रहे हैं, 7 छक 42, 4 3 12, 2 24, थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा, 3 2 6 चौके 24 और 7 छक 42, 42 में 24 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 2 दूनी का 4, 16 4 20, 20 के जुरात में 2, 4 दूना 8 2 10 और ये प्लस में 1, तो 1009। अब देखिए यहां 1009 आया, यानी 5 गुणे 1009। निश्चित तौर पे हम इससे जब खंडित करेंगे तो ये कटेगा, तो लिखेंगे कि चूंकि 5 के अतिरिक्त 1009 क्या है? अभाज्य है, इसलिए हम इसको बोलेंगे, इसलिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 क्या है? 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो ये था 5वां क्वेश्चन, सॉरी 6वां क्वेश्चन। इसके बाद किसी खेल के मैदान में 18 और 12 ऐसे करना है, तो इसको आपको एलसीएम निकाल देना होगा। आपका ये पूरा 1.2 चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। अब हम चलेंगे